अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीद अबीर। फवाद अहमद की गैर मौजूदगी में आज शो की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मतलब जो कि कालअदम करार दिया गया और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो बहाल कर दिया गया है। और अब ये हफ्ता जो है पीटीआई के लिए बिलखुसूस इंतहाई अहम है, क्योंकि जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। दावतनामे भेजे जा रहे हैं। कितना चैलेंजिंग होगा पीटीआई के लिए, इससे मतलब हम इस शो में बात करेंगे। और इसके साथ ही कल इजलास जो पंजाब असम्बली में हुआ उससे मतलब बात करेंगे, जो कि हंगामा राय देखने को मिली, गालिंग गलोच और नारेबाजी भी देखने को मिली इसमें, जिसके एवज में जो है रेफरेंस भेजे गए हैं और 26 अरकान को मुअत्तल किया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल से मतलब भी हम बात करेंगे। हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने रखा जाएगा, पीटीआई का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। हमें ज्वाइन किया है, स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ रहनुमा नून लीग उस्मा कारदार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इसके साथ ही हमें ज्वाइन किया है रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले मैं रुक करूँगा आमिर मुगल आपकी जानिब। आमिर, बताइएगा इससे मतलब कि कल एक फैसला जो है वो आया है, 12 जुलाई 2024 को ये फैसला आया पीटीआई के हक में और कुछ मखसूस नशिस्तों से मतलब बात हुई और ये जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीटीआई को मिलनी थी। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कालअदम करार देके पेशावर हाई कोर्ट का फैसला वो बहाल किया है, जो कि अब मखसूस नशिस्तें जो हैं दीगर जमातों को मिलेंगी। कितना चैलेंजिंग है ये बिलखुसूस पीटीआई के लिए। और अब आप ये बताएं कि ये जो हफ्ता अब शुरू हो चुका है, जो शुरू होने वाला है, ये बहुत अहम हफ्ता है बिलखुसूस पीटीआई के लिए। और क्या देख रखे हैं आप, कितना चैलेंजिंग है? क्योंकि केपीके असम्बली में जो है इस वक्त आपको बताऊं जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है, दावतनामे जो है वो भेजे जाएंगे। कितना चैलेंजिंग लगता है, क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी पीटीआई की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें, ये जो कल फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये बेसिकली लंदन प्लान का ही हिस्सा है। इसी लंदन प्लान के तहत 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई। इसी लंदन प्लान के तहत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद पंजाब में और केपीके में असम्बलियों के इलेक्शन नहीं करवाए गए और उनको लेट किया गया गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर। इसी लंदन प्लान के तहत इमरान खान पे झूठे मुकदमे करके उसे जेल में बंद किया गया। इसी लंदन प्लान के तहत इमरान खान की और उनकी मिसेज की किरदार कुशी की गई। इसी लंदन प्लान के तहत तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन लड़ने से रोका गया, उसका बल्ले का निशान छीना गया। हमें कैंपेन नहीं चलाने दी गई, हमारे उम्मीदवार अगवा किए गए, हमारे प्रोपोजल स्कैंडल तक अगवा किए गए, हमें जुल्म-ओ-सितम का निशाना बनाया गया। इसी लंदन प्लान के तहत 8 और 9 फरवरी की रात तहरीक इंसाफ का मैंडेट लूट के बज़ौर बंदूक एक जाली, डमी और नाजायज़ हुकूमत पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई। इसी लंदन प्लान के तहत मियां नवाज शरीफ उस वक्त मुल्क में वापस आए जब काजी फायज ईसा जो है वो चीफ जस्टिस बने। उस वक्त मुल्क में वापस नहीं आए जब उनका भाई वज़ीर आज़म बना। इसी लंदन प्लान के तहत तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को अगवा करके और बीएनपी मैनल के 2 उम्मीदवार नसीमा एहसान और कासिम रोजो को अगवा करके 26वीं गैर आईनी तरमीम की गई। और अब उसी लंदन प्लान के तहत तहरीक इंसाफ की ये मखसूस नशिस्तें छीन कर अपोजिशन में माले गनीमत की तरह बांटी गई हैं। अच्छा, आप आमिर अंदाजा साहब, करें। ये बातें आपकी तमाम ठीक मेरी हैं। बात अब कंप्लीट होने देना, ये बस बताइएगा, जो बात असल सवाल है तीन। इसकी तरफ हम आते हैं कि कितना चैलेंजिंग है ये वीक पीटीआई के लिए। क्या जो हुकूमत है जोड़ तोड़ कितना मुतासिर करेगी इस गवर्नमेंट को? क्या उसके लिए कोई हिकमत अमली है पीटीआई की जानिब? नहीं, देखें, जब ये सीटें नहीं थी हुकूमत के पास 26वीं तरमीम के लिए, तो तब भी उन्होंने कर ली उम्मीदवारान को अगवा करके। तो अब क्या हो जाएगा? अब 27वीं होगी, 28वीं होगी, 29वीं होगी, 30वीं होगी, 130वीं हो जाएगी। यही कर लेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा। आइन और कानून पाकिस्तान में पहले से मुअत्तल शुदा नहीं है, आप समझे फ़ौत हो चुका है। अगर आइन और कानून होता, छोड़ दे, चले सारी बातें छोड़ देते हैं। सिर्फ़ एक सवाल का जवाब मुझे कोई भी दे दे। 12 जुलाई 2024 का फैसला 27 जून 2025 तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? यही सुप्रीम कोर्ट थी ना जिसने फैसला दिया था कि ये सीटें तहरीक इंसाफ को दे दी जाएँ। आज अगर रिव्यू हुआ है, इससे इस बहस से हम हट जाते हैं, ये आईनी बेंच है या गैर आईनी बेंच है, इसने फैसला ठीक दिया या गलत दिया है। आज अगर इस बेंच के फैसले पे अमल दरामद होगा और आप देखेंगे अगले 2 दिन में हो जाएगा, तो वो ये भी वही सुप्रीम कोर्ट है ना। अक्सरीती बेंच ने फैसला दिया था, तो पूरा 1 साल तरीके इंसाफ को क्यों नहीं दी गई सीटें? तो ये साबित करता है कि पाकिस्तान में इस वक्त आइन और कानून कोई नहीं है, ये वफात पा चुके हैं।
पाकिस्तान पे डंडे की हुक्मरानी है, बूट की हुक्मरानी है, बंदूक की हुक्मरानी है। और तहरीक इंसाफ के लिए जो चैलेंजेस पहले थे वही अब भी हैं। तहरीक इंसाफ अवाम के साथ, अवाम के जरिए पुरअमन और जमहूरी तरीके से जदोजहद जारी रखेगी। पाकिस्तान में आइन और कानून की हम बालादस्ती भी लेकर ठीक है, आएंगे, आप जमहूरियत भी ठीक कह वापस रहे लेकर हैं आमिर आएंगे। साहब, आप ठीक कह रहे हैं इमरान खान को जेल से कि एक निकाल साल दो, तक भी उस बुलाएंगे एक डिसीजन साथ। को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। आप ठीक कह रहे हैं। आप ये बताएं कि अब आपके जो अरकान हैं केपी के असम्बली की अगर बात की जाए तो दावतनामे जो है वो भेजना शुरू कर दिए गए हैं, जोड़ तोड़ का सिलसिला भी अब शुरू हो जाएगा। ये बताएगा कि क्या हिकमत अमली है पीटीआई के पास अब कि अपने अरकान को बचा सकें? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, तहरीक इंसाफ का कला है केपी के, इसमें दराड़ और शगाफ नहीं डाल सकेंगे। ये सीटें इनको दे के भी अक्सरियत तहरीक इंसाफ के पास ही है केपी के में, और केपी के की गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है। और किसी भी कीमत पर यह तहरीक इंसाफ की केपी के में हुकूमत किसी कानूनी और आईनी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। ये अलहदा बात है, पाकिस्तान में इस वक्त ना आइन है, ना कानून है, ना कोई अखलाकियात है, ना जमहूरियत है, वो एक अलहदा बात है। आईनी और कानूनी कोई तरीका नहीं है तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म करने का। हाँ, ये अलहदा बात है कि हमारी सीटें जो है उनकी बंदर बांट से ये अपनी कुछ सीटें इधर भी हासिल कर लेंगे, केपी की असम्बली में भी, कौमी असम्बली में भी, पंजाब असम्बली में भी और सेनेट में। जी ठीक है आमिर साहब, आपका पॉइंट भी आ गया है। मैं रुक करूँगा। उस्मा कारदा साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। उस्मा साहिबा बताइएगा, आज 26वीं आईनी तरमीम के लिए काफ़ी तगदो करनी पड़ी हमारे रहनुमाओं को, और अब तो आपके पास 2/3 अक्सरियत भी आ गई है इस फैसले के बाद, और अब यूँ लगता है कि जो फैसला एक साल में इंप्लीमेंट नहीं हुआ वो फैसला जो है वो फैसला भी, उस पर भी इंप्लीमेंटेशन बहुत जल्दी हो जाएगी। अब आप लोगों के पास जो तादाद है वो 233 है, और 224 की जो तादाद है वो 2/3 अक्सरियत प्रेजेंट करती है। अब आपके पास जो है ये एक क्लियर पाथ है, अब कोई भी कानून साजी आसान तरीके से होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, हम वो पार्टी हैं जो कि रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं और हम अपनी अदालतों की इज़्ज़त करते हैं। हम वो पार्टी नहीं हैं जो हर वक्त मैना मानू की गर्दान जिनकी चलती रहती है, और जो बिगड़े हुए बच्चों की तरह जब अपने मनपसंद कोई फ़ैसला आता है तो बड़े खराज तहसीन और वाह वाह होती है, और जब अपने ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है तो उन पे तबर्रे भेजते हैं और वो गाली गलोच पे उतर आते हैं। तो इनका तो कोई इलाज नहीं है। पाकिस्तान जो है, जमहूरियत पाकिस्तान, वो एक आइन और एक कानून के मुताबिक चलता है। हमारी अदालतें हैं और हम अदालतों के जो फ़ैसले हैं उनके पाबंद हैं। पहले जो इनके हक़ में फ़ैसला आया था वो भी एक अदालत ने दिया था, आज वो रिव्यू में ये गए हैं, और जो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला है वो भी आइनी अदालत ने दिया है। तो अगर वो इतने इन्होंने जनाब ज़बरदस्त फ़ैनफेयर के साथ उनको ये फ़ैसला जो था वो पूरी दुनिया में अलम नशरा किया था, तो इसका भी कर दें। ये भी तो अदालत ने ही फ़ैसला दिया है, हमें तो, हमारा तो कोई इसमें ताल्लुक़ वास्ता नहीं था। हमने तो सिर्फ एक आइन और कानून के मुताबिक जो है हम उसके साथ चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो अब बढ़ा दी हैं हमारी सीटें, ये भी अदालत का फ़ैसला है। आपको पता है जब 12 जुलाई का फ़ैसला आया था तो बग़ैर चूँ चरां किए, बग़ैर एक लफ्ज़ मुँह से निकाले, हम जितनी भी हमारी वो MNAs और MPAs थे वो सारे उसी दिन अपने घर चली गई थी। ये बिल्कुल कोई ने भी ये पॉइंट उठाया है कि इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो सकी, 1 साल लग गया, काफ़ी महीने लगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, और अब इम्प्लीमेंटेशन होगी क्योंकि ये फैसला आपके हक़ में है। जी, इसमें अगर इम्प्लीमेंटेशन, जो आमिर साहब भी फरमा रहे थे कि 1 साल लग गया 12 जुलाई के फैसले में, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। देखें, इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप रिव्यू में अगर गए हैं, अगर आप एक ज़्यादा सुपीरियर अदालत के पास वो केस लेके जाते हैं तो फिर इम्प्लीमेंटेशन रुक जाती है। अब इसके बाद, इससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कोई ऊपर की अदालत नहीं है, इसलिए अब मामला जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो की जाएगी। पहले तो नहीं हो सकती थी, तो इसलिए इनको चाहिए कि जो रिव्यू के बाद जो फैसला आता है उसको मनोआनियत तस्लीम करें, रोना पिटना ना डालें। वही वाला हिसाब है। आप देखें कि जिस हल्के से ये हारते हैं वहाँ पे ये धांधली का शोर मचाते हैं, जहाँ से ये जीत जाते हैं वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होती है। तो ये तो इनकी पुरानी कहानी है। अब क्या इसका इलाज हो सकता है? ये अब आप छोड़ दें इस बात को, अब आप आगे की तरफ देखें कि पाकिस्तान ने आगे भी बढ़ना है। ये देखें ना, मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ, ये रोना रोते रहते हैं हर वक्त 45-47 का, यही है ना इनका। अच्छा, अब आप देखें उज़रदारियाँ जो हैं,
इलेक्शन कमीशन में टोटल 37 है। 37 में से भी 12 जो हैं वो नून लीग ने डाली हुई हैं। अब ये इन्होंने सिर्फ 25 उज़रदारियों के ऊपर इन्होंने 295 जो मेंबरान हैं असेंबली के, उनको जनाब यरगमाल बनाया हुआ है। तो इनका क्या सर पैर है? ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान चले, ये नहीं चाहते कि जमहूरियत फले फूले। इन्होंने सिर्फ अपना रोना पिटना, मगरमच्छ के आंसू बहाना, अपनी मर्जी की चीज हो जाए तो वाह वाह, दूसरे के हक में कुछ हो जाए तो फिर वो जमीन पे लेट जाते हैं, रोना पिटना शुरू हो जाता है। Are you agree on that? नहीं, मेरी मोहतरम बहन ने तो खैर सारी बातें फैक्चुअली गलत की हैं। इन्होंने कहा जी कि जब रिव्यू होता है तो वो रिव्यू दायर हो जाए तो फैसला रुक जाता है। पता नहीं कौन सा आइन और कानून इन्होंने पढ़ा है। ये किसने कहा जी कि जब रिव्यू फाइल हो जाए तो उस फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन रुक जाती है? ये कोई आप कानून और आइन की नई तशरीह कर रही हैं। और दूसरी बात जो मेरी बहन ने कही कि तहरीक इंसाफ हर वक्त रोना धोना ढाल के रखती है, तहरीक इंसाफ ने क्या रोना धोना ढालना है? 17 सीटों पे आपको उन्होंने वफाक की हुकूमत दे दी, 34 पे उन्होंने पंजाब आपके हवाले कर दिया। ना आप पंजाब जीते हुए हैं, ना आप वफाक जीते हुए हैं, सारी दुनिया को पता है। और आप कहते हैं इंतखाबी उज़रदारियाँ डाल दी हैं। मुझे ये बताएं कि इंतखाबी उज़रदारियाँ डालने और इलेक्शन के दरमियान जो कुछ हुआ है वो तो ज़रा कौम को बताएं ना क्या हुआ है। उसके दौरान आपने एक नया कानून पास किया, उस कानून के तहत हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जजेस से लेके आपने नया कानून बनाया है। और उस कानून के तहत आपने कहा कि हम नए रिटायर्ड जजेस अपॉइंट करेंगे जो उज़रदारियाँ सुनेंगे। तो इससे बड़ा क्या और मेलाफाइडी हो सकती है कि आप अपनी मर्जी के, चूंकि इलेक्शन कमीशन आपके जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी है, उसने आपकी मर्जी के रिटायर्ड जजेस अपॉइंट किए, फिर उनके पास केस भेजे और वो केस सारे जो है वो उड़ाते भी जा रहे हैं। फिर दूसरी बात, आप जो मेरा सवाल है वो उसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया, जो आपसे इन्होंने भी किया है कि 12 जुलाई का फैसला 27 जून तक, आज तक बताएं सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले की इस तरह नाफरमानी हुई हो? ये तो आयन शिकनी हुई है। इस पे तो आर्टिकल 6 लगता है इलेक्शन कमीशन पे। पाकिस्तान में जब भी आयन और कानून आएगा, जब भी पाकिस्तान में इंशाल्लाह जल्द आयन और कानून की हुक्मरानी आएगी, इन पे तो आर्टिकल 6 लगेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट फैसला नहीं माना। और अब आप कहती है ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन ये कौन सी सुप्रीम कोर्ट है ये तो सोचे ना। पहले 9 फरवरी की रात को तहरीक इंसाफ का मैंडेट टूटा, फिर मैंडेट टूटने के बाद उससे एक जाली असेंबली बनाई, फिर उस जाली असेंबली में भी आपके पास जब 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं हुई, फिर आपने अगवा किए कारकुन तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असेंबली और आमिर साहब आपका पॉइंट आ गया है। फेयर इनफ आपका पॉइंट आ गया। ये बताइएगा इसके ऊपर जरा उनको अगवा करके आपने 26वीं तरमीम की। उस 26वीं तरमीम के तहत आपने एक नाजायज जुडिशल कमीशन बनाया जिसमें हुकूमती अरकान की अक्सरियत थी। फिर उस नाजायज जुडिशल कमीशन ने एक आईनी बेंच बनाया। उस आईनी बेंच में फिर आपने अपनी मर्जी के जज भर्ती किए। फिर उस आईनी बेंच के जरिए आपने ये ठीक है आमिर साहब, अब पीटीआई के पास लीगल ऑप्शंस क्या है? अब नेक्स्ट हिकमत अमली क्या है? कोई सियासी स्पेस नहीं है, अंदरूनी मामलात आपके सामने हैं। अदलिया और पार्लियामान कब की फतह हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के पास एक ही ऑप्शन बचता है, रोडों पे निकलें, आए अवाम अपना हक ले, महंगाई की जिम्मेदार इस नाजायज हुकूमत से और तहरीक साहब का मैंडेट लूटने वाली इस नाजायज हुकूमत से अपना हक ले। सिर्फ तहरीक साहब के पास एक ही रास्ता बचता है। और मैं बाहर अपनी पार्टी से भी कह चुका हूँ, मैं पंजाब के और पाकिस्तान के नौजवानों से कहता हूँ, आप पुरअमन गैर मुसल्लह सियासी गोरीला जदोजहद शुरू करें। और उसका सिंपल सा तरीका है, अपने घरों से निकलें, रोडों को, चौकों चौराहों को बंद करें, अपनी शनाख्त को छुपाएं, इस हुकूमत को जाम कर दें। आमिर साहब का पॉइंट आ गया है। उस्मा साहिबा बताइएगा कि आमिर साहब ने भी कह दिया कि वो ठीक है, आमिर साहब का पॉइंट आ गया है। ठीक है, दैट्स अनाउंसमेंट 2। ये उस्मा साहिबा बताइएगा कि अनाउंसमेंट भी है ये कि अब तहरीक इंसाफ जो है दोबारा सड़कों पर निकलेगी, पुरअमन तरीके से वो एहतजाज करेंगे। क्या करेंगे आप लोग? वेलकम करेंगे? देखें, इन्होंने आइन शिकनी की बात की। आइन शिकनी तो तब हुई थी जब कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने एक साइफर हिला के और पूरी जो कौमी असेंबली है उसको तहलील कर दिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट को उसको बहाल करना पड़ा था। आइन शिकनी तो तब की थी जब इन्होंने पंजाब की और केपी की दोनों ज़बरदस्ती
तहलील कर दी थी हुकूमतें, अपनी हुकूमतें थी वही तहलील कर दी बानी साहब के कहने पे, वो गैर आईनी था, वो तो कर ही नहीं सकते थे। साहिबा ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, आप ये बताएं कि इनको अब ये अगर अच्छा अब देखें ना, बात सारी ये है कि पास क्या सॉल्यूशन है, बात सारी ये है कि हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी, मरियम नवाज साहिबा भी, और हमारे सिपा सालार, हमारे फील्ड मार्शल, इतनी बड़ी हमने जंग का मार्का जीता है, पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है उसकी मिसालें दी जा रही हैं, जिस तरीके से पूरी कौम ने और हमारे हुकूमत ने, हमारे इदारों ने मिल के एक इतनी ज़बरदस्त फतेह हासिल की। अब हम इकॉनमी को उसी तरीके से हम आगे ले जाने के लिए पूरी हमारी तवज्जो वहाँ पे है। अब इन लोगों का तो कोई इलाज इसलिए नहीं है, हमदर्दी अलबत्ता इनसे की जा सकती है, क्योंकि लोग तो इनके लिए निकलते नहीं हैं। अब इनकी देखे ना कोई तंजीम है, एक दूसरे की ये टांगे खींच रहे हैं, उधर सारे टिकट इन्होंने दे दिए वकीलों को, इनकी बहन कुछ और कह रही है जी, बानी साहब को तो माइनस कर दिया गया है, गंडापुर कुछ और फरमा रहे हैं। तो मकसद है कि अच्छा जो इनका चेयरमैन है उसकी बात कोई सुनता नहीं है, तो हर कोई खींचातानी में लगा हुआ है। लोगों को तो समझ आ गई है कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल इन्होंने तबाह कर दिया। जो 9 मई को आपने देखा, जो उसके बाद इंतशार फैला, जो इन्होंने चढ़ाइयाँ की वफाक पे, यानी अब सवात का कल वाकया देख लें कि क्या हुआ। यानी कि इतना नहीं इनसे हो सका कि वो पूरी हमारे सूबे से वहां लोग सियाहत के लिए गए हुए और अपनी जानों से हाथ धो बैठे, कई घंटे वहां कोई मदद के लिए नहीं आया, और फिर डंपर्स में, ट्रैश कैंस में उनकी बेतौकीरी करके तो उनकी हमें वापस डेड बॉडीज भेजी। और कहाँ था सीएम केपी? वो जनाब अडियाला के बाहर बैठे, सर्कस लगा के, तमाशा लगा के बैठा हुआ था। तो ये तो इनकी गवर्नेंस का हाल है। अब हमारी जो लीडरशिप है वो तमाम तर उनकी जो तवज्जो और एनर्जी है वो लोगों की बेहतरी के लिए है, उनकी जिंदगियों को किस तरह से उन्होंने सेहत की सहूलत देनी है, आपका पॉइंट आ गया है, डिबेट को हम इधर से ही कंटिन्यू एजुकेशन देनी है। पंजाब असेंबली हंगामा राई में पीटीआई के 26 अरकान मुअत्तल हुए, रेफरेंस का भी ऐलान किया गया है, इससे मतलब हम डिबेट करेंगे, बात करेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे उस केस से मतलब और दोनों मौक़िफ़, हुकूमती मौक़िफ़ और पीटीआई का मौक़िफ़ भी हमने आपके सामने रखा। अच्छा आमिर साहब, ये बताएगा कि अब पीटीआई को कितना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा? अगर ये सड़कों पर भी निकलते हैं तो एक यूनिटी तो देखने को मिलनी चाहिए। हालिया जो आपने प्रोटेस्ट किए उसमें किसी भी किस्म की यूनिटी देखने को नहीं मिली, आपसी इख्तलाफात भी देखने को मिले, और अब तो अलीमा खान का बयान भी आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने बानी पीटीआई को माइनस करने से मतलब भी बात की। कितना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा? यूनिटी पर काम करना होगा पीटीआई को सड़कों पर निकलने से पहले। तहरीके इंसाफ को अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, हमें निकलना पड़ेगा, हमें एक जामिया मजबूत मरबूत हिकमत अमली के साथ निकलना पड़ेगा। हमारी जो क़यादत है, जो बाहर मौजूद क़यादत है, उसको फ्रंट फुट से लीड करना पड़ेगा। और जो असल मसला है, जो असल इस कौम पे अजाब मुसल्लत है, जो 9 फरवरी की रात को जो मैंडेट लूट के ये जो टिक टॉकर वज़ीर आला मुसल्लत की गई पंजाब पे, और ये जो एक चेरी ब्लासम किस्म का, अर्दली किस्म का वज़ीर आज़म मुसल्लत किया गया, जो इन्होंने महंगाई का बम गिराया है, और 10 खरब रुपए की करप्शन बकौल अंसार अब्बासी साहब के सिर्फ पंजाब में मोहतरमा ने पिछले साल डेढ़ में की है, और जिसकी वजह से महंगाई का तूफान आया हुआ है। हमें एड्रेस करना पड़ेगा, आवाम को लेकर निकलना पड़ेगा। उस्मा साहिबा बताइएगा कि एहतजाज करने जा रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है आपके लिए, और वाकई ही महंगाई में इजाफा हुआ है जिस तरह कह रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं बहुत अफसोस का इजहार करना चाहूँगी कि ये इनकी जो ज़ुबान है, इन लोगों को कोई कंट्रोल नहीं है। ये समझते हैं कि लोगों की इज़्ज़तें और पगड़ियाँ उछाल के, पता नहीं कोई इन्होंने तुर्रा इम्तियाज़ या कोई पता नहीं कोई मार्का मार दिया है, अर्दली कहना किसी को, या टिकटॉकर उस तरह से कहना, और फलाना कहना, और ये कहना। और कल जो आपने पंजाब असेंबली में इनका हाल देख लिया था, जो इनकी ज़ुबान, जो इनका बिहेवियर, जो इनका घटियापन जो था, पूरी कौम ने देखा। और ये समझते हैं कि जी हम बड़ा कोई तीर मार रहे हैं। ये कौम के सामने इतना गलत एग्जाम्पल सेट करते हैं, लेकिन बंदा क्या कहे? इनका जो लीडर है वो तो ऐसा, जब इस तरह के ये रवैया रखते हैं या इस तरह के ये घटियापन हरकतें करते हैं, तो इनको शाबाशी मिलती है,
इनका जो लीडर है जो अडयाला में बैठा है वो कहते हैं वेल डन, बहुत अच्छा आपने किया। तो जब आपकी ये वैल्यूज आप सिखा रहे हैं तो आपने इस कौम को किधर लेके जाना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है। खुदा के लिए कि बच्चा भी क्लासरूम में जाता है तो थोड़ा वो भी डिसिप्लिन, और देखें आपने हर एक की इज्जत। अच्छा, असेंबली में हंगामा आराई की गई, उसमें उसके एवज में 26 सरकार को मुअत्तल भी किया गया, 15 इजलासों के लिए रेफरेंस भी भेजे गए हैं। आपको लगता नहीं है कि एहतजाज करना जमहूरियत का हुस्न है, कहीं ना कहीं गैप होता है इसमें? मैं आपको बताऊं कि हमारे जो स्पीकर साहब हैं वो बहुत जमहूरियत पसंद हैं और वो हमसे ज़्यादा अपोजिशन को टाइम देते हैं। 65% टाइम जो है वो अपोजिशन को मिलता है। उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जितनी मर्जी वो बदमाशी करने वो रोकते नहीं हैं, वो लेके आते हैं। कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी हमारी पंजाब असेंबली में, सारी उन्होंने स्टैंडिंग कमेटीज को एम्पावर किया है, अपनी पावर्स भी उन्होंने स्टैंडिंग कमेटीज को दे दी हैं। वो सो मोटो एक्शन लेके जब चाहें अपनी बुला सकते हैं। तो ये वो स्पीकर साहब हैं। आपने जब एहतजाज की बात की तो हमारी एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, एक पूरी हमारी किताब है, उसमें एक एक नुक्ता दिया हुआ है, एक एक रूल दिया हुआ है कि जो मेंबर्स हैं पंजाब असेंबली के उनका ये तरीकाकार होगा, उनका ये बिहेवियर होगा, और अगर इससे आप लाइंस क्रॉस करेंगे तो इसके आपको नताइज भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि जितनी आपकी इज्जत है, जितना आपको मैंडेट लोगों ने दे के भेजा है उसी तरह और लोगों को भी भेजा है। 371 मेंबर्स, सबकी इज्जत है, सबकी आपने जो है वो आपने देखना है कि एक सही डिकोरम के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ आप एहतजाज, आप अपने डेस्क पे बैठे, आप वहां पे खड़े हों, लेकिन आप गाली गलौच नहीं कर सकते। कल इन्होंने जो सीएम साहिबा के साथ, और वो तो खैर आयरन लेडी हैं, उन्होंने उनकी बला से जो ये बोलते रहे वो उन्होंने दबंग तरीके से तमाम पूरी तरक्कियाती प्लान जो है वो मौजूद है, जिनको फॉलो करके जो है वो एहतजाज किया जा सकता है। आमिर साहब ये बताइएगा कि आपने रेड लाइन क्रॉस की है, क्या वो पॉइंट्स है जिसके ऊपर एहतजाज एंड तक किया गया? जीरो टैक्स बजट था, बार बार के कहा गया गवर्नमेंट की जानिब से, कौन कौन से पॉइंट्स है वो भी बताइएगा। और आपको लगता नहीं है कि गलत है गालिम गलोच करना, हंगामा हराई करना और एक खलल डालना एक इजलास में? ना खिर्द का नाम जुनू, जुनू का नाम खिर्द, जो चाहे हुस्न आपका करिश्मा एहसास करे। बात यह है कि आपने तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे डाका मारा, तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीटें आपने लूट ली, आप ज़बरदस्ती पंजाब की वज़ीर आला बन गई। अब आप ये कहती हैं कि आपको डाकू रानी भी ना बोला जाए, अब आप ये कहती हैं कि आपको मैंडेट चोर भी ना बोला जाए। आप मेहरबानी करें ना, आप पहले अपनी हरकतें देखें। आपके लीडरान जो हैं वो भी जेलों में, आपके अगर लीडर जेल में है तो हमारी सारी लीडरशिप जेल में थी और साल जेल में रही है। कोई ना कोई रोया, ना किसी ने इस तरह की कोई हरकतें। उस्मा साहिबा उनको पॉइंट अपना कंप्लीट करने दीजिए। हरगिज़ ये किसी ने ये राइट नहीं दिया कि आप वन बाय वन प्लीज। और बहुत उस्मा साहिबा बहुत असूली बात की है। उस्मा साहिबा आपकी तरफ आएंगे, आपसे आपका भी इसमें पॉइंट लेंगे। अगर आपने एहतजाज करना है तो आप रिजाइन आप अपनी बारी पे बोले, आप अपनी बारी पे बोले। उस्मा साहिबा आप क्यों चेयरमैन आप अपनी बारी पे बोले, बैठे हुए आप तरीके साहब की पॉइंट पे बोलिएगा, आपके पास तो कोई इखलाकी कानूनी जमहूरी जवाब ही नहीं। आप तरीके साहब की लूटी सीट पे बैठी हैं। जी आमिर साहब, आप खुद तरीके साहब की लूटी सीट पे बैठी हैं, आप किस सीएम तरीके साहब की लूटी सीट पे बैठे हैं। बात कंप्लीट करने दें, आप हमसे जवाब दीजिएगा। इखलाकी जमहूरी कोई जवाब नहीं है पंजाब की असेंबली में बैठने का। आपको बंदूक बिठाया गया है, आपको डंडे की नोक पे बिठाया गया है, आपको तरीके साहब का मैंडेट लूट के बिठाया गया है। मेहरबानी करके इंफॉर्मेशन जो है अपनी बारी में बात करें। उस्मा साहिबा आपसे इसमें कमेंट लेंगे, आपसे उनको कंटिन्यू करेंगे। आमिर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। अगर मैं इस वक्त किसी और पार्टी में हूं तो मेरा राइट बनता है कि मैं जिस मर्जी पार्टी में जाऊं, जो इज्जत देगी पार्टी, जो अपना अपने मैनिफेस्टो में चलेगी। आप हर शख्स को राइट पहुंचता है कि वो उस पार्टी को ज्वाइन करे। उस्मा साहिबा आपकी तरफ आते हैं। अच्छा आमिर साहब आप मेरी जात पे आ गए हैं ना, उनको और नहीं कुछ मिला
तो जात पे आ गए। नो पर्सनल अटैक प्लीज। आमिर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। आमिर साहब जो सवाल है उसका जवाब कंटिन्यू कीजिएगा। मैंने आपसे पहले कहा था आप डाकू साहिब को बोलने दें, उनको बात कंप्लीट करने दें प्लीज। आप पहले अल-कादिर ट्रस्ट का जवाब दें। जो 450 कनाल जमीन आप लोगों ने खा पी ली है, आप तो शेखानी टू का आप जवाब दें। आपके लीडर को 14 साल कैद है इस वक्त, ये तो नहीं कि आप किसी को वो कैद है, उसको 14 साल कैद है और जुर्माना है, वो मुजरिम है। पहले आप उसकी करप्शन का जवाब दें। उसबा साहिबा बात कंप्लीट करने दें उनको। आमिर साहब नो पर्सनल अटैक प्लीज। क्या बात है? आपको सवाल पूछा गया है उसका जवाब मुझे बताइए आप कौन सा कानून है उनका कानूनी। उस्मा साहिबा प्लीज नो पर्सनल अटैक प्लीज। हमारी सारी लीडरशिप बाइज्जत तौर पे अदालत से बरी हुई है, आपको पता होना चाहिए। आपका लीडर इस वक्त जेल में 14 साल की इसको सजा कानून की तरफ से अदालत ने दी है। इधर से ही कंटिन्यू करेंगे, आमिर साहब से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद इस डिबेट को हम जारी रखेंगे। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे पंजाब असम्बली हंगामा राई से मतलब, जहाँ पे पीटीआई के 26 अरकान को मुअत्तल भी किया गया है, रेफरेंस भी भेजे गए हैं। इससे मतलब हम वर्डिक्ट लेंगे। आमिर मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब बताइएगा कि हंगामा राई और थ्रू आउट नारेबाजी भी की गई, गालिम गलोच भी हुई, तलख कलामी भी हुई। क्या लगता है आपको, तनकीद बराए इस्लाह को फॉलो नहीं करना चाहिए पीटीआई को, और कुछ बेहतर माहौल बन सकता था अगर पीटीआई फॉलो करती तमाम SOPs को? देखिए मेरी बात सुने, एहतजाज करना जमहूरी रवायात का हिस्सा है। एहतजाज करना कब से गैर जमहूरी हो गया? तनकीद करना कब से गैर जमहूरी हो गया? आप निकालें फुटेज और चलाएं टीवी पे। तहरीक इंसाफ ने अगर कोई हमला किया है, हमारे MPAs ने, आप दिखाएं फिजिकली को हमला किया है। अगर किसी को कोई गाली दी है तो आप वो गाली दिखाएं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट आपने लूटा है, हमारे मैंडेट पे आप बैठे हुए हैं, तो मैं तो इनके घर से गवाही देता हूँ। डॉक्टर नसार चीमा इनके गुजरांवाला से MNA का इलेक्शन लड़े, उन्होंने टीवी पे बैठ के बयान दिया कि मुझे फॉर्म 47 की सहूलत पेश की गई, मैंने रिफ्यूज किया। अच्छा, आप मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे, आप उनकी गवाही लें। उन्होंने कहा कि मुझे ख्वाजा साद रफीक ने और खुरम दस्तगीर भट्ट दोनों ने बताया कि हमें भी सहूलत पेश की गई, हमने नहीं ली। अच्छा, आगे चलें, राना सनाउल्लाह का बयान है, जब मियां जावेद लतीफ ने यह बयान दिया कि मुझे हराया गया, तो राना सनाउल्लाह ने कहा इनको हराया नहीं गया, इनको फॉर्म 47 की सहूलत नहीं दी गई जिस तरह बाकी कुछ लोगों को दी गई है। तो मैं तो इनके घर से गवाहियां दे रहा हूँ कि तहरीक साहब का मैंडेट लूट के इनको दिया गया। तो अगर हम ये कहते हैं तहरीक साहब के MPAs ने कहा है कि आप हमारे मैंडेट लूट के बैठी हुई हैं, ये मां शराफत अली के मैंडेट लूट के बैठी हुई हैं, मरियम नवाज साहिबा, और ये जो मोहतरमा बहन मेरे साथ बैठी हुई हैं उज़मा कारदार साहिबा, ये भी तहरीक साहब का मैंडेट लूट के बैठी हुई है ना। अगर इनको अपनी सीटें मिलती तो ये कभी भी रिजर्व सीट पे ना बन सकती है MPA। तो जब ये हमारा मैंडेट लूट के पंजाब की वहां पे 13 करोड़ वहां पे मुसल्लत किया गया, मुसल्लत होने के बाद उन्होंने महंगाई का जो बम गिराया पंजाब की अवाम पे, जो अभी 10 खरब की करप्शन पे रिकाब। आमिर साहब ठीक है, आपके पॉइंट आ गए। अच्छा उस्मा साहिबा आप ये बताइएगा कि ठीक है आमिर साहब आपका पॉइंट आ गया, मेरी बात कंप्लीट होने दे। तो एहतजाज करने पे, तनकीद करने पे इनका एक वो गुलाम किस्म का, अर्दली किस्म का जो स्पीकर है, उसने क्या किया कि हमारे MPAs का पंजाब असेंबली में दाखिले पे पाबंदी लगा दी और उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी और उन पे जुर्माने कर रहा है। तो क्या आप समझते हैं डंडे और बंदूक की नोक पे आप हमारी जुबानें बंद कर लेंगे? हम असेंबलियों में भी एहतजाज करेंगे, हम रोडों पे भी करेंगे, हम हर जगह एहतजाज करेंगे। हमारा मैंडेट लूटा गया और महंगाई की जिम्मेदार नाजायज हुकूमत को मुसल्लत किया गया पंजाब की आवाम पे। हाँ जी, अज़मा साहिबा बताइएगा कि उनके तराज़ात भी वजह हैं, कैसे देख रही हैं आप इसको, और किस तरह बेहतर हो सकता है? आपको लगता नहीं है कोई आपसी हल मिलकर निकाल लिया जाए तो ये आइडियल डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट होगी? देखें, आपने इनकी ज़ुबान तो मुलाहिज़ा फरमाई है, ये अर्दली कह रहे हैं। अर्दली कौन होता है? ठीक है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये वो शख्स कह रहा है जो कि 3.5 साल बोलता रहा हम 1 पेज पे हैं, हम 1 पेज पे हैं, हम 1 पेज पे हैं। बोला था कि नहीं उसने? 3.5 साल ये सुना था कि नहीं आपने? मैंने तो कई दफ़ा सुना था। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जब RTS पे इनकी उंगली थी, 60 सीटों से हुकूमत बन गई थी PTI की। उस वक़्त हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त जा रही थी वहाँ पे। सारे नून लीग के जितने भी, ये बुज़दार कौन था नून लीग से, जब इसको टिकट रिफ्यूज़ हुआ तो ये मेरिटोक्रेसी थी
कि वो बंदा इधर आया, पीटीआई का टिकट मिला और जनाब उसको उठा के उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। इतनी तो इनके जो पुराने लोग थे 20-20 साल से धक्के खा रहे थे, वो कहाँ गए, किधर गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। ये इनकी मेरिटोक्रेसी थी सारी। तो इनको तो चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पंजाब में पहली दफा हर चीज मेरिट से हो रही है, ट्रांसपेरेंट हो रही है। 100 से ज्यादा जो इनिशिएटिव कल उनकी स्पीच में आपने सुने, वो बिला तफरीक पूरे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में है। वो ये नहीं है कि मेरे तेरे या नून लीग के किसी बंदे ने सिफारिश कर दी या एमपीए ने एमएनए ने कह दिया तो किसी को स्कॉलरशिप मिल गया या किसी को किसान कार्ड मिल गया या मेरा घर मेरी छत का कर्जा मिल गया या क्लिनिक ऑन व्हील्स वहां पे चले गए उसके घर। नहीं, हर चीज जो है वो बिला तफरीक। तो इनको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि पंजाब के लोगों के लिए छोटे बड़े सूबों में तमाम सबको फायदा हो रहा है, सबको फायदा हो रहा है, सबको फायदा हो रहा है। ये तो कभी आज तक पंजाब ने देखा ही नहीं। इनको तो शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा आमिर साहब, ये बताएगा कि केपी के जो बजट जो पेश किया गया है, इस बजट में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए या उनसे जुड़े तमाम इकदाम के लिए क्या रखा गया है? क्योंकि सवात वाकया जो हुआ है उसमें काफ़ी क्वेश्चन मार्क हैं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और केपी के गवर्नमेंट के लिए। आप इसकी मजम्मत करते हैं? देखिए जी, सबसे पहली तो बात यह है कि मैं आपने जो केपी गवर्नमेंट के मुतालिक सवाल किया, मैं पहले उस पर बात करूँगा। बड़ा दिल दुखी है कल के साने पे, और इस पर मैंने बड़ी आवाज़ भी उठाई थी और इसके ज़िम्मेदारान को, डिप्टी कमिश्नर को और जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो भी उसके साथ एडिशनल हैं, उनको वज़ीर आला ने मुअत्तल कर दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुअत्तल करना कोई इतनी बड़ी सज़ा नहीं है, डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। और जो भी इसका जिम्मेदार इदारा है, आमिर साहब माज़रत के साथ अली अमीन गंडापुर की जानिब से अक्सर बयान भी दे दिया जाता है। हमने ये बयान अभी रिसेंटली सुना था कि हम पहले ही से तैयार हैं, तमाम इस तरह के जो डिजास्टर्स हैं, जब सैलाब आएगा उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन हर बार के बयान दिया जाता है और जो लोग हैं जो इनोसेंट नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसके जिम्मेदार इस बार आपको क्या लगता है ये तीसरा वाकया है? चाहे इसका एनडीएमए का कोई जिम्मेदार है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, चाहे हमारी हुकूमत का जो भी जिम्मेदार है, डिप्टी कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर है, जिन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए थे, सेफ्टी मेयर्स जिन्होंने कंप्लीट नहीं किए थे, बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए और इनके लिए सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। मैं बिल्कुल आपके इस बात के साथ मैं खड़ा हूँ। बहुत बड़ा लॉस हुआ है, 18 या 15, जितनी भी, एक जान भी बहुत कीमती होती है, 18 या 15। आमिर साहब इधर से कंटिन्यू करेंगे, इधर से कंटिन्यू कीजिएगा। एक पॉइंट और कह लें, वो जो स्टैंड बाय में हेलीकॉप्टर से वो कहां पे थे? वो उसकी बात तो कर लूं। जी अब करें, कंटिन्यू करें। हाँ, ये जो मेरी बहन ने कहा ना कि हम इक्वली सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है जितनी सहूलतें हैं पंजाब में, और कुछ 100 से ज़्यादा इनिशिएटिव है। मुझे तो नहीं पता उन्होंने 100 से ज़्यादा कौन से किए हैं, लेकिन मैं जो मेरी बात मेरे इल्म में है, मैं पंजाब की आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी बहन उज़्मा कारदार का भी और वज़ीर आला मरियम नवाज का भी, कि महंगाई इन्होंने पूरे 13 करोड़ आवाम में बिल्कुल बराबर तकसीम की है। बिजली 16 रुपये यूनिट से 70 रुपये यूनिट बराबर तकसीम किया पूरी पंजाब की आवाम पे। जो ये आटे का रेट 80 से मेरा सवाल नहीं था, मेरा सवाल कुछ और था आपसे। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पे थे वो नजर नहीं आए, ऑपरेशन कार्रवाई नहीं शुरू की गई हुई है पंजाब के। तो मैं और एक और बात, आखिरी बात, जो आपने सेहत कार्ड खत्म किया, ये भी इक्वली पूरे पंजाब की आवाम के लिए खत्म कर दिया। इसमें भी मैं पंजाब की आवाम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ उज़्मा कारदार साहिबा। जी हाँ, आपको अगर मैं बताती चलूं, आप जाए किसी भी अस्पताल में, आपका आईडी कार्ड जो है वो आपका सेहत कार्ड बन चुका है। आप जाएं किसी भी किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में, आप अपना आईडी कार्ड दिखाएं, वो आपका सेहत कार्ड है। आपका उस पे इलाज होगा, आपका उस पे ऑपरेशन होगा, आपको बहुत अच्छी हर तरीके की आपको सहूलत मिलेगी। ठीक है उज़्मा साहिबा, ठीक है। तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया, हमने दोनों मौक़िफ़ भी आपके सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला, उससे मुतालिक जो है दो मौक़िफ़, हुकूमती मौक़िफ़ और पीटीआई का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा। अब आने वाले दिनों में कितना चैलेंजिंग है ये पीटीआई के लिए और हुकूमत क्या इक़दाम करेगी 2 तारीख अक्सरियत हासिल करने के बाद, ये आने वाले दिन ही डिसाइड करेंगे कि क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। और आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।